हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर। जो पहला हमारा चैप्टर था संख्या पद्धति। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति पहला चैप्टर। तो देखिए, फिर इसमें हम समझते हैं कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और डिटेल में आज हम समझेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या या नंबर किन्हें कहते हैं। जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये सब डिजिट हो गई। तो नंबर बेसिकली क्या होता है कि हम कई सारी डिजिट लिखते हैं, तो उनके जो एक ग्रुप बनता है या समूह बनता है, तो उसे हम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं कि हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो उनको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो जैसे एक रेखा से खींच के हम आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे एक रेखा यहाँ पर हम मिड पॉइंट में मानते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम बेसिकली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मूल बिंदु है। तो अगर हमने देखा होगा कि इसको एक्स एक्सेस भी बोल सकते हैं। तो अगर एक्स एक्सेस के हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती हैं। तो इसमें अगर हम एक्स एक्स के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें मिलेंगी पॉजिटिव वैल्यू, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो हमें निगेटिव वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं हम तो यहाँ पे 0 है, तो ऐसे यहाँ पे होगा प्लस का 1, यहाँ पे होगा प्लस का 2, यहाँ पे होगा प्लस का 3, ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे तक प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, आगे तक बहुत सारी संख्याएं होंगी। और अगर हम लेफ्ट हैंड मूल बिंदु से 0 के अगर लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ आएंगे, या हिंदी में बोले तो बाएं हाथ की तरफ, तो हमको माइनस की संख्याएं मिलेंगी। तो जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो ऐसे हमारी बहुत सारी होंगी, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, और डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह तो ये हमारी जो सारी हैं संख्याएं हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर जब हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो या लिख लो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। तो बेसिकली इंग्लिश में जब हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंट करने का साइन होता है वो एन होता है। तो एन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब बताते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अब जैसे यहाँ से हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस का सारी वैल्यू किस में होंगी, प्लस में। तो इसमें मिलेंगी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे करते करते हमें प्लस 6, प्लस 7, बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो इन सभी संख्याओं को जब हम एक पास इकट्ठा कर लेंगे, या जैसे एक बॉक्स हमने बना लिया, ये जैसे हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि जितनी प्लस की संख्याएं हैं सबको इकट्ठा कर लिया हमने 0 से आगे की। ठीक है, उनको एक बॉक्स में हमने एकत्रित कर लिया। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 40 हो गया, और मान के चलो 50 हो गया, 70 हो गया। तो ये जितनी संख्याएं हैं, ये या इनका पूरा जो समूह बना है, ग्रुप बना है, ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। देखिए इसमें देखो एक बात ध्यान देने वाली, इसमें 0 शामिल नहीं है। देखिए हमने 0 को इसमें
शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो अगर जीरो को हमें शामिल नहीं करना, हमें एक से जीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन जीरो को शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बना, इसमें और भी नंबर आ सकते हैं, जैसे हमने 45 शामिल कर लिया और 75 शामिल कर लिया, या बहुत सारी 9 शामिल कर लिया, 10 शामिल कर लिया, मतलब एक के आगे जितनी भी संख्या हम शामिल कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप बनेगा ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप बनेगा, या इंग्लिश में कहें तो नेचुरल नंबर का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एन से, तो बेसिकली इसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी जितनी भी संख्याएं होंगी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब अगला हम जो पढ़ेंगे पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। हमें बेसिकली एक एक्स एक्सेस जो हमारा होता है और उसका मूल बिंदु होता है, उसके जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमें प्लस में सारी वैल्यू मिलती हैं, और जब हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो हमें वैल्यू सारी माइनस में मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो सारी वैल्यू होंगी, तो अब इसमें देखो कि हमने कोई भी संख्या भिन्न के रूप में शामिल नहीं की। भिन्न का मतलब भिन्न क्या होती है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। भिन्न, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या होती है, जो संख्याएं अंश और हर के रूप में होती है, या तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे 5/6 हो गया, 2/3 हो गया, ये हमारी भिन्न होती है। तो हमने देखो यहाँ पे एक और दो के बीच देखो बहुत सारी संख्याएं आएंगी। जैसे एक और दो के बीच हमारा 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा। ठीक, ऐसे करते करते हमारी बहुत सारी संख्याएं एक और दो के बीच आएंगी। जैसे एक और दो के बीच हमने अगर इन्हीं को हम भिन्न में चेंज करें, जैसे भिन्न में संख्या लिखें, तो हमारी 1/2 आ जाएगी। वो 1/2 यानी 0.5, वो भी एक और दो के बीच आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी संख्याएं आ सकती हैं, इनके बीच अगर हम ऐड करना चाहें तो जैसे 1/2 आ सकता है। ठीक है, और 3/2 आ सकता है जो 2 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो जैसे 6/4 आ सकता है। नहीं, 6/4 नहीं, 6/4 तो फिर वही 3/2 हो जाएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, तो मान के चलो 5/2 आ गया। यहाँ पे बीच में 5/2 हो गया। 5/2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5, जो कि 2 से तो बाद में आएगा लेकिन 3 से पहले आएगा। तो हमने देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में हमने कोई भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं की है। जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी है हमने कोई संख्या शामिल नहीं की। हमें बस केवल जो 1 डिजिट में संख्याएं हैं, मतलब 2 डिजिट में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भिन्न वाली संख्या हमें शामिल नहीं करनी है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, तो अब अगला हम पढ़ते हैं जो, तो इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा, हम इसको रफ कर रहे हैं। इसी में हम अब आगे आपको समझाएंगे अगला। इसी में आपको समझाएंगे अगला। तो नेक्स्ट हम समझाएंगे प्राकृतिक संख्या। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक, अरे यार, अरे सॉरी चल तो रही है यार, ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रोको। तो अब हम अगला पढ़ते हैं, हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो अब दूसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को अगर हम लिखें तो इंग्लिश में होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम जैसे अब देखो इसी लाइन पे, अब इसी लाइन पे हमें क्या करना है कि जो हमें हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, कुछ नहीं हमें करना है। जो प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याओं को जो हमने बॉक्स बनाया था जिसमें सारी प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप था,
तो उसमें हमें क्या करना है कि 0 को शामिल कर देना है। तो जब हम 0 को शामिल करेंगे जब हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये जैसे 0 को हमने शामिल कर दिया, अब लिख दो 1 2 3 6 9 12 40 45 50 एंड डॉट 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 etc। ठीक है, तो ये अब देखो इसमें हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया था हमने कि 0 को शामिल नहीं किया था, लेकिन इसमें हमने क्या किया 0 को शामिल कर दिया, तो ये हमारी बन गई पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। अब देखो इसमें भी देखिए हमने जो भिन्न में लिखी गई हैं, जैसे जिनको 3/2 हो गई, 5/2 हो गई, 1/2 हो गई, तो जो भिन्न के रूप में लिखी गई हैं उनको हमने शामिल नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो उनको शामिल नहीं करना, वो हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आएंगी। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जैसे जो मतलब एक पूर्ण वैल्यू देती हैं हमें, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पॉइंट के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, ठीक है, तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 0, अब इसमें क्या होता है लगभग पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में हमारा एक डिफरेंस होता है केवल, कि जैसे कोई ग्रुप है जिसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो हमारी पूरा जो ग्रुप हो जाएगा वो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है पूर्ण संख्याओं का। अब हम अगला समझते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला समझते हैं। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये रेखा है, इसको अगर आपने दिमाग में बसा लिया, ये जो लाइन है इसको अगर दिमाग में आपने बसा लिया अच्छे से, तो फिर आप ना नेचुरल नंबर भूलेंगे, ना आप होल नंबर्स भूलेंगे या पूर्ण संख्या भूलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप जरूर ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। तो अगला हम पढ़ते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। अब देखिए आता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है, तो पूर्णांक देखते हैं सब क्या होता है। तो जैसे एक ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या किया था कि 1 से लेके जितनी संख्या आगे की थी वो हमने शामिल की थी, तो एक प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप बना था। फिर हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याओं में हमने क्या किया, पूर्ण संख्याओं में हमने किया कि 0 को शामिल कर लिया तो हमारी पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, और लेकिन हमने देखो ना कोई ये भिन्न शामिल की थी, मतलब जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी है। ठीक है, ना हमने फ्रैक्शन, ना हमने माइनस की कोई संख्या शामिल की थी, जो देखो निगेटिव वाली जितनी वैल्यू है हमने कोई भी शामिल नहीं की थी, ना प्राकृतिक संख्याओं में ना पूर्ण संख्याओं में। लेकिन पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में हम क्या करते हैं कि भिन्न को तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जितने पॉजिटिव वैल्यू हैं और जितनी ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव के जितने भी संख्याएं हैं ये सारी शामिल, ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे जैसे अगर हम पूर्णांक संख्याओं का एक समूह बनाएं, तो जैसे बोले कि -3 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक है। ठीक है, जैसे पूर्णांक का एक हम ग्रुप बनाएं, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, या -10 हो गया, -50 हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते -50, -60, -80, -85, -65, +65, +80, +85, +45, ये सब हमारी जो होंगी ये पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये पूरा बॉक्स जो होगा हमारा पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इतनी थी। अब देखो इसमें एक समझने वाली बात है कि देखो इसमें भी हमने भिन्न को शामिल नहीं किया, ना हमने प्राकृतिक संख्याओं में भिन्न को शामिल किया या नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, ना हमने पूर्ण संख्याओं में भिन्न को शामिल किया, और ना हमने पूर्णांक में भिन्न को शामिल किया। पूर्णांक का बेसिकली मतलब होता है एक पूर्ण, मतलब पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक जिसे कहते हैं, कोई पॉइंट में ना हो, भिन्न में ना हो, अंडर रूट में ना हो, तो ये सब हमारी जो हो गई ये पूर्णांक हो गई। ये मतलब एक पूर्णांक संख्याओं का समूह हो। जैसे हमसे पूछा जाए,
जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि सवाल कैसे हो सकते हैं। जैसे देखिए, हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि -4 एक पूर्ण संख्या है या नहीं। जैसे हमने लिखा, ये चल नहीं रहा मार्कर, चलो इससे देखते हैं, वो चल नहीं रहा थोड़ा मार्कर। जैसे हमने लिखा कि -4 एक पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्णांक है। एग्जाम्पल क्या, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या -4 एक पूर्णांक है? तो इसको आपको आंसर देना, सत्य है असत्य है। तो इसको हम लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य, मतलब हाँ, -4 एक पूर्णांक है। ठीक है। और जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे 3/5, अब देखो ये भिन्न वाला आ गया, 3/5 पूर्णांक है, तो इसका आंसर होगा नहीं, 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। और कोई भी हमने देखो पढ़ाया, कोई भी भिन्न हमने पूर्णांक में शामिल नहीं की थी। ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें प्रश्नावली, उसमें है सत्य असत्य में पूछे गए क्वेश्चन है कि ये संख्या एक पूर्णांक संख्या है या नहीं, इसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं कि 3/5, तो हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। सबसे पहला हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्या, फिर हमने पढ़ी जैसे सबसे पहले पढ़ी प्राकृतिक संख्या, फिर हमने पढ़ी कि होल नंबर या पूर्ण संख्या है, फिर हमने पढ़े पूर्णांक। जैसे पूर्णांक में क्या हुआ कि देखो तीनों में हमने कोई भी फ्रैक्शन नंबर को शामिल नहीं किया। ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको तीनों संख्याएं समझ में आई होंगी। ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो मैंने जहाँ तक देखा था कि यही संख्याएं हैं, बाकी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं दी गई थी। ठीक है। तो बाकी मैं अगर 1-2 डिफिनीशन बताना चाहूँ तो आपको जैसे बता सकता हूँ। तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और वो डायग्राम जो बना था उसको जरूर बना लेना। ठीक है। वो डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उससे आपको मतलब सारी संख्याएं आसानी से समझ में आ जाएंगी कि किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कुछ डेफिनीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे वो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताया दूँ। जैसे होता है एक सम संख्या, या इनको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। ठीक है। तो इवन नंबर्स क्या होती हैं? तो इवन नंबर्स होती हैं जैसे ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाए। ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए या 2 के गुणज के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि 2 से पूरी तरह कट जाए या 2 के गुणज के रूप में पाई जाती है। जैसे कौन सी संख्या जो 2 से कटेगी? जैसे एक तो 2 है, एक तो 2 खुद मतलब स्वयं में एक सम संख्या है। ठीक है। एक आपकी हो गई 4, एक आपकी हो गई 6, एक आपकी हो गई 8, एक आपकी हो गई 10, एक आपकी हो गई 12। तो ऐसे करते करते जितनी भी संख्या मतलब 2 से पूर्ण रूप से कट जा रही है, वो सारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो ये सब कौन सी है? सम संख्या। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे अगर और मतलब कोई बड़ी संख्या में जाएं तो जैसे आपका हो गया 80, ये भी देखो 2 से कट जा रही है, तो काट के देख लो, 2 से भाग देंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो देखो 2 से कट गई, तो ये भी एक सम संख्या है। ठीक है।
तो ये सारी आपकी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और फिर जैसे एक आता है सम संख्याएं, हमने पढ़ ली। और फिर अगली आपकी जैसे है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती या दो से पूरी तरह से नहीं कटती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या ऐसी संख्या जो दो से ना कटे, केवल दो से, बाकी चाहे 3 से कट जाए, 4 5 से कट जाए, ठीक है, लेकिन दो से ना कटे वो संख्याएं, तो उन्हीं संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्याएं। जैसे कि आपका 3 हो गया, 1 हो गया, 1 भी एक विषम संख्या है। फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, फिर आपका 9 हो गया। देखो 9 3 से कट जा रहा है, लेकिन ये विषम है, सम नहीं है। 3 से कट जा रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। तो हमें विषम संख्या की जो परिभाषा होती है वो होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, बाकी किसी से भी कट जाए लेकिन 2 से ना कटे। ठीक है, तो 9 हो गया, आपका हो गया 15 हो गया, 11 हो गया, तो ETC, मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारी हैं। तो देखो 9 15 ये सब देखो 3 से कट जाएंगी, 15 है 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो बाकी ये आपके सिलेबस में था नहीं, मैंने केवल जानकारी के लिए आपको बता दिया। अगर आपको सही लगे तो नोट कर लेना, और वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन नोट कर लेना, भविष्य में काम देंगी। तो अब आपके सिलेबस में जो है वो है परिमेय संख्याएं। तो हम परिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं। तो मैंने वो जो बनाया था डायग्राम, जो नंबर्स लिखे थे, तो वो देखो यहाँ पे क्या था, ये x है, ये x है, ये हमने माना था 0, तो इधर थी हमारी माइनस में -1 -2 -3 -4। अब इनके बीच में भी संख्याएं होती हैं, तो इसमें था प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, तो ऐसे करते करते बहुत सारी थी। ठीक है, तो इनके बीच में जैसे हम 1/2 प्लस का 1/2 का मतलब क्या आता है 0.5, जब इसको भाग देंगे 2 से 1 को तो 0.5 आएगा। तो 1 और 0.5 जो होता है 1 और 2 के मतलब सॉरी माफ़ करना, 1/2 नहीं होगा, 3/2, 1/2 है, 0 1 के बीच में आ जाएगा, तो 3/2 हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अब जैसे ये यहाँ पे अगर हम इसके बीच में बात करें तो 5/2। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको परिमेय संख्या जो है ये आप में इम्पॉर्टेंट है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं बेसिकली वो संख्याएं होती हैं जो, एक डिफिनीशन जैसे मैं आपको बताऊं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनको P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि, और उसमें एक ये होता है कि जो उसका हर होता है या डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर, हिंदी में क्या होता है हर, अंश और हर आपने सुना होगा। तो जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और या तो फिर हम जो हर है वो 0 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे परिमेय संख्या की अगर हम डिफिनीशन लिखें, अगर जैसे आपको कॉपी में लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है या Q 0 के बराबर नहीं है। तो जैसे अगर डिफिनीशन लिखें तो
ऐसी संख्याएं, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जो p बटा q, p बटा q मतलब भिन्न, p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं तथा जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अब देखो 3/2, 3/2 देखो p इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझो, एग्जाम्पल बाद में लिखना, सबसे पहले ये समझो p बटा q का मतलब क्या है। p बटा q में देखो p क्या है, p आपका जो है, p है वो है अंश, अंश अगर इंग्लिश में लिखें तो नॉमिनेटर, ठीक है। और अगर q की बात करें तो q जो है वो है हर, तो ये हो गया अंश बटे हर, हर है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इंग्लिश में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर और हिंदी में अंश बटे हर, ठीक है। ये p और q, तो इसमें हम जो इसमें देखो क्या लिखा है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो। जैसे अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल जैसे ये संख्या है 3/2, 3/2, 3/2, ठीक है। तो 3/2 में अब देखो अगर इसको हम लिखें तो इसमें देखो p क्या है, 3 है, तो 3 की जगह हम क्या लिख देंगे p, q क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो गया q। तो देखो q 0 नहीं है, 2 है लेकिन 0 नहीं है, तो यानी यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यह क्या है, तो इसमें देखो हम क्या लिख सकते हैं कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अतः चूंकि यहाँ q 0 के बराबर नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं जो q है वो बड़ा है 0 से, ठीक है, q है जो 0 से बड़ा है, तो 0 के बराबर नहीं है यानी 0, भाई कोई अगर कोई भी संख्या होगी 0 के बराबर नहीं होगी, अगर 0 के बराबर वो संख्या नहीं है तो इसका मतलब या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, q जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये संख्याएं, और चूंकि ये p/q के रूप में भी लिखी है, भाई देखो p/q के रूप में भी लिखी है, p की जगह पे 3 है, q की जगह पे 2 है, और प्लस ये भी है कि q जो है 0 के बराबर नहीं है यानी 0 से बड़ा है, तो ये एक क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। तो ये जो हमारी ये संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए आप ये डिफिनीशन लिख लीजिए, और ये एग्जाम्पल, अभी और एग्जाम्पल बताएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल हैं वो भी करवाएंगे। तो ये इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं, फिर अगला एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो फिर चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, परिमेय संख्या का। अब देखिए अगर ये देखो दोनों तो सेम, 3/2, 5/2 मतलब भिन्न के रूप में है, तो ये सब परिमेय संख्या, जितनी भी भिन्न के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। लेकिन अब ये देखना, देखो 2, अब देखो ऐसे देखने पे लग रहा है कि 2 जो है वो परिमेय नहीं होगी, लेकिन नहीं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हमने पढ़ा भी, पूर्णांक हमने क्या बताया था कि कोई मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं,
ठीक है। जो भिन्न वाली छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या होती है वो सब पूर्णांक होती हैं, ठीक है। तो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, प्लस का -4 हो गया, -5 हो गया, प्लस का 5 हो गया, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो देखो जितनी भी, अब देखो यहाँ पे एक अच्छी डिफिनेशन सुनना, मतलब इम्पॉर्टेंट, और इसको ध्यान देना। जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। देखो ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। देखो जैसे ये सारे पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 +1 -1 -2 -3 -4, ये देखो सारे क्या है, पूर्णांक हैं। अब देखो ये परिमेय संख्या कैसे है। अगर आप लोगों को पता होगा तो, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे कोई सिंगल संख्या डिजिट है, तो ऐसे तो इस डिजिट है जो 2 है, ठीक है। अब इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ये हम किसी भी संख्या के, ये हम मान सकते हैं। ये मैथ का रूल होता है कि हम कोई सिंगल संख्या लिखी है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, जैसे 1/5 से किसी संख्या, जैसे 2 की गुणा 1/5 से करनी है, तो आप क्या करते हैं कि 2 ऊपर है और नीचे हम 1 मान के तिरछी गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि तिरछी वो करके, जैसे बराबर लिखा है, जैसे लिखा है 5/5 = 3/x। तो इसमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 5 के नीचे 1 मानते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की 5 से कर दिए, 3 की 1 से कर दिए, तो जैसे ऐसे कर नहीं देते, 5 × x = 3 × 1, ऐसे करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो अब देखो अगर हमने इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, p/q के रूप में बन गई कि नहीं। देखिए ये देखो 2 जो हो गया ये हमारा p हो गया, और जो 1 हो गया ये q हो गया, ठीक है। तो ये हमारी p/q के रूप में बन गई, ठीक। तो अब देखो p/q के रूप में बन गई, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी परिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तथा अब देखो एक जो इसकी शर्त है, पहली शर्त तो पूरी हो गई, p/q के रूप में हमने बना दिया, ठीक है। और दूसरी शर्त इसकी क्या है, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों 0 से या तो बड़ा हो या 0 से छोटा हो, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्यों क्या है, 1 है, तो 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारी दूसरी भी शर्त पूरी हो गई। पहली जो थी शर्त हमारी p/q के रूप में मतलब होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त हमारी क्या है कि क्यों जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। तो देखो हमारी दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो गई। भाई देखो p/q के रूप में हमने भी लिख लिया, और जो क्यों है, क्यों भाई यहाँ से अगर क्यों की वैल्यू निकालो तो क्यों बराबर 1 आ जाएगा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्यों बराबर 1 लिख सकते हैं, क्यों की जगह पे 1 है, ठीक है। तो फिर और p की जगह पे 2 है, और जो 1 होता है जो, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो देखो 0 से बड़ा है और प्लस p/q के रूप में भी है, तो हमारी दोनों शर्तें क्या हो गई, फुलफिल हो गई, दोनों शर्तें पूरी हो गई। जब दोनों शर्तें पूरी हो गई तो यानी 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2 को भी हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसी तरह और भी संख्या, अब देखो इसी तरह जितनी भी ये संख्याएं हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, डॉट 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 जितनी भी मतलब संख्याएं हैं। और जैसे और भी देखो एग्जाम्पल देख लो, और भी संख्याएं जैसे अब माइनस में -1 हो गई, -5 हो गया, -10 हो गया, मतलब जितने भी संख्याएं हैं, -40 हो गया, माइनस में कोई भी संख्या ले लो, -1000 ले लो, -2000 ले लो, ठीक है, -500 ले लो, ठीक है।
तो ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि हम इन सब को p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इसके नीचे एक मान लिए, इसके नीचे हमने एक मान लिया, इसके नीचे एक मान लिया, इसके नीचे एक मान लिया, इसके नीचे एक मान लिया, तो ये सब क्या हो गई, p/q के रूप में हो गई। और q की वैल्यू दो ही शर्तें हमें पूरी करनी है, एक तो p/q के रूप में लिखी जानी चाहिए, ठीक है, दूसरा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे p/q रूप में लिखी है, ये p हो गया, ये q हो गया, 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 p/q रूप में लिखी है, ठीक है, एक शर्त तो ये पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, q की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यानी q हमेशा 0 से बड़ा है, 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो q जो है वो 0 से बड़ा है, तो q 0 से बड़ा है जब, तो फिर ये हमारी एक परिमेय संख्या, हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये भी एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जितने भी पूर्णांक होते हैं, तो अभी हमने बताया ना, जितने ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक हैं। मैंने जब पूर्णांक के बारे में बताया था तो मैं बताया था ये सारे क्या है, पूर्णांक है। तो यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वो एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब देखो ये भी पूर्णांक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो 1 हो गया, इसके नीचे 1 मान लिए, इसके नीचे 1 मान लिए, इसके नीचे 1 मान लिए, तो देखो दोनों शर्तें पूरी हो गई, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। हमें यहाँ माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस हो या प्लस हो दोनों को हम लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो q की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 0 से बड़ी है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अब देखो एक सबसे बड़ी पहले इतना अच्छा नोट करो फिर मैं बताता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, फिर अभी एक और पॉइंट बता रहा हूँ। और बाकी रिवीजन करते रहना, रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, रिवीजन नहीं करोगे तो धीमे धीमे सारे सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है, तो रिवीजन करते रहना जितना हो सके, और अपने मन से जब पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको पढ़ के फिर अपने मन से क्वेश्चन लगाओगे, जहाँ नहीं समझ में आया डाउट पूछोगे, डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैं आपका सारे जितने भी डाउट होंगे वो सारे सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आप सवाल लगाइएगा इसको पढ़ के, जब ना लगे तो उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हाँ अब देखो मैंने सारी संख्याएं बता दी, लेकिन हमने जीरो नहीं बताया। अब जीरो क्या है, जीरो को हम परिमेय संख्या के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो देखो परिमेय संख्या के लिए हमको केवल दो शर्त पूरी, कोई भी संख्या हो बस हमको दो शर्तें पूरी करनी है, ठीक है। दो शर्तें पूरी करने के लिए हमको देखो p/q q नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जीरो को हम देखो मैंने बताया कि किसी भी संख्या उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो अब देखो जीरो के नीचे हमने क्या माना, 1 माना, ठीक है, जीरो के नीचे हमने क्या माना, 1 माना। अब देखो जीरो को p बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, q बराबर क्या हो गया, q बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, p बराबर 0 हो गया, q बराबर 1 हो गया। तो अब देखो p/q के रूप में तो हमने लिख दिया इसे, p/q के रूप में हमने इसे लिख दिया, और लेकिन ये शर्त देखो q नॉट इक्वल टू 0 वो भी हमारी पूरी हो गई शर्त, q की वैल्यू जो है वो 1 है, जो कि 0 से बड़ी है। तो अतः इससे हम कह सकते हैं कि जो 0 है वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको भी p/q के रूप में लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, 0/1 मतलब 0, ठीक है। तो ये भी एक हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, मतलब 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना अब ये पूरा हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो इसी तरह परिमेय संख्या हमारी सारी हो गई, और बाकी फिर अब अगला ये आप नोट करिए, ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे हम बताते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने देख ली, तो सबसे पहले हमने क्या देखा,
प्राकृतिक संख्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 उसमें जीरो को शामिल नहीं करना है। वो जो हमने डायग्राम बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक बढ़ते जाओ, लेकिन जीरो को शामिल नहीं करना है। तो जो सारी संख्याओं को एक जगह मतलब एक ग्रुप में नोट करो, तो जो ग्रुप बनेगा वो प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप होगा या नेचुरल नंबर का ग्रुप होगा। फिर हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनपे हमको जीरो लगा देना है। उससे पहले जितने भी हमने प्राकृतिक संख्याएं बताई, हमने जो ग्रुप बताया उसमें हमें जीरो को ऐड कर देना है। जब जीरो को उसमें शामिल कर देंगे तो जो ग्रुप बन जाएगा वो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा, हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में हमने पढ़ा कि जो भी मतलब चाहे वो माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, लेकिन भिन्न ना हो, मतलब फ्रैक्शन के रूप में ना हो, तो जितने भी संख्या होंगी वो सब हमारी पूर्णांक होंगी। ठीक है, पूर्णांक हमने पढ़ लिया। देखो हमने ना नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन पढ़ा, ना हमने पूर्ण संख्याओं में फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, और ना पूर्णांक में हमने फ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, फ्रैक्शन किसी में भी नहीं आएगा। फिर आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डिफिनेशन हमने क्या बताई, ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तथा क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो से छोटा होना चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारी क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी और p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब फिर इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बाकी आप रिवीजन करते रहिए और इसका मतलब अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना अगर बनाना चाहना तो, जैसा आपको सही लगे। और बाकी ये जो डायग्राम था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अगर दिमाग में बसा लिए तो फिर आपको कोई किसी भी संख्या को याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर डायग्राम अगर आप जितना अच्छे से याद करेंगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो उतनी आपको आसानी रहेगी सारी संख्या बताने में अगर आपके दिमाग में डायग्राम है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं की भी डिफिनीशन वही जो परिमेय संख्याएं की है, बस थोड़ा सा अलग है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और या तो q बराबर जीरो हो जाए, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक और क्या है कि q इक्वल टू जीरो हो जाए, इसमें q इक्वल टू जीरो हो, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है अपरिमेय संख्या जिसे डिफिनीशन बाकी आपके सिलेबस में अपरिमेय संख्याएं ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वो आपको कक्षा 10 में पढ़ाया जाएगा कि अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से। तो इसमें जितना बेसिक है उतना मैं आपको दे रहा हूँ, और आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज़्यादा, वो आपको कक्षा 10 में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को अगर हम देख लें, एग्जाम्पल दे दें, जैसे जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, मतलब जिनका स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं, पूर्णांक के रूप में नहीं आता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। अब देखो इनको हम स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, जैसे एक और जैसे एग्जांपल, अगर हम √4 की बात करें, ये देखो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो देखो 2 आ जाएगा जो कि पूर्णांक है, और पूर्णांक हमने बताया था कि 2 को हमने क्या ले सकते हैं, 2/1, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ये अपरिमेय नहीं है,
ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो 3 है, √5 है, √7 है, ये इन सब का हम स्क्वायर रूट जो है पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी हैं, जैसे अंडर रूट हम 15 की बात करें, ठीक है, अंडर रूट 15 की बात करें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत सारी हैं अपरिमेय संख्या। अंडर रूट हम 21 की बात करें, अंडर रूट 20 की बात करें, ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और जैसे अंडर रूट 9 की बात करें, अंडर रूट 9 देखो, अब देखो इसका स्क्वायर रूट हम करें अगर, देखो इन सब का स्क्वायर रूट हम पूर्णांक के रूप में नहीं, पूर्णांक मतलब एक नंबर जो पॉइंट के रूप में ना हो, या मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मतलब पॉइंट के रूप में नहीं होना चाहिए, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अंडर रूट 9 देखो, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो देखो क्या होगा। अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 × 3, ठीक है, तो 2 3 हैं, तो अगर जब अंडर रूट हटेगा तो 1 बचेगा, तो ये 3 हो गया। अब देखो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको इससे पहले। तो ये क्या हो गई, हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। तो जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट पूर्णांक के रूप में निकाल सकते हैं, जो कि पूर्णांक वैल्यू आएगा, तो वो सारी हमारी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन जिनका हम स्क्वायर रूट प्रॉपर्ली नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है। और बाकी इसके बारे में डिटेल में कि अंडर रूट 3 परिमेय संख्या अब क्यों नहीं है, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या क्यों नहीं है, अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में। ठीक है, इसमें आप में सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो इतना मैंने बता दिया, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। डेफिनेशन लिख लेना कि ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तथा q बराबर या q बराबर 0 हो जाए, तो वह सारी सभी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं। तो आपके जो बुक में है जो एग्जाम्पल, उनको हम करवाते हैं। तो मेरे फ़ोन में बुक है, तो हम इससे हम क्वेश्चन जैसे आपको करवाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। जो आपकी 9th क्लास की NCERT की बुक है ना, हम उसी से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो 1 मिनट आपका जो देखो, सबसे पहले ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम रफ किए दे रहे हैं इतना। तो आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है, ये जो आपकी है प्रश्नावली 1.1, इसमें का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं इस पे नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, मैं पढ़े दे रहा हूँ, आप अपनी बुक खोल के बैठिए सामने, ठीक है, और उसमें आप देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैंने हालांकि अभी बता चुका हूँ पीछे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा कोई भी संख्या है उसके हम नीचे 0 मान सकते हैं। तो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1। अब देखो 0/1 क्या हो गया भाई, इसको 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q हो गया ना, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो p में अंश हो गया। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो p बराबर क्या हो गया, p बराबर हमारा हो गया 0, q बराबर क्या हो गया 1 हो गया, q बराबर 1 हो गया। देखो p/q के रूप में भी हमने लिख दिया, और q जो है वो 0 नहीं है, q क्या है 0 से बड़ा है। q जब 0 से बड़ा है और इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे q बराबर
1 है, ठीक है। तो हमारी ये शून्य क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसमें q बराबर 1 तथा p बराबर 0 है, मतलब शून्य है, जिसमें q बराबर 1 तथा p बराबर 0 है, जो कि नहीं, इतना ही लिखिए, जो कि नहीं, आप इतना लिखिए कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसमें q बराबर 1 तथा p बराबर 0 है, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपको आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा देना कि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 1 इसको क्या है p बटे q, जिसमें p बराबर 0 हो गया, q बराबर 1 हो गया, और इसको ये भी लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसमें q बराबर 1 तथा p बराबर 0, जिसे p बटे q रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर हम पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम जो आप में एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं क्वेश्चन में उनको भी लगाते रहिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनसे हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। तो जो उदाहरण आप में दिए हैं आपके एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण दिए जाते हैं उनको भी आप लगाइएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम देखते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या इसको सॉल्व करने के क्या लेते हैं, इन जिनके बीच हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, जिनके बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उनको हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 + 4 बराबर, पहले इसको लिख दीजिए, चूंकि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः 3 + 4 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। 3 + 4 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और 3 + 4 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब देखो जो इनका योग आया है उनको हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। जैसे इसमें 6 बात किया है, आप अगर 10 की बात करता तो 10 भी ज्ञात हो जाती, ठीक है। तो इसमें 6 की बात किया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 बटे जो 1 होता है वो
और 4/1 इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये जो सम आया है ये, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है अंश और हर में इसी संख्या से गुणा कर देंगे दोनों में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटू 7/7। अब इसी तरह इसमें करेंगे इंटू 7/7। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या होगा, 21/7 और लिख दो या कॉमा लगा दो, 7 4 जा 28 अपॉन 7। ठीक है, अब देखो ये दो संख्या है, अब इनके बीच हमें 6 ज्ञात करनी। भाई ये लिखा तो 3 है ना, अभी इसको डिवाइड करेंगे 7 रूप 21 सचौकट है 3 और 4, इनके बीच हमें ज्ञात करनी है। तो इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के हम क्या लिख सकते हैं, इनके बीच भाई 21/7 के बाद दूसरी संख्या क्या आएगी, 22/7। 22/7, 22 के साथ तीसरी क्या आएगी, 23/7। 23/7, 23 के साथ फिर अगली क्या आएगी, 24/7। 24 के साथ बाद अगली क्या आएगी, 25/7। 25/7 के बाद 26/7। 26/7 के बाद 27/7 और फिर 27/7 और फिर फाइनल हमारी क्या आ जाएगी, 28/7। लेकिन ये हमें चूंकि इनके बीच में 6 ज्ञात करनी थी, तो हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो हमारी 3 और ये देखो, ये जो लिखा है वो 3 और 4 ही लिखा है। कैसे, अभी देखो इसको भाग अगर हम देंगे 7 रूप 21 तो 3 आ जाएगा, इसको अगर भाग दे देंगे 7 चौकट है 4 आ जाएगा। तो इनके 3 और 4 के बीच कितनी संख्या हो गई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन में, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसके बीच कह रहा है उनको हमें ऐड कर देना, या अगर फिर ये हमें जो ऐड आए उनको गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट करिएगा, तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 के बीच ये हमारी 6 संख्या आएंगे। अगर इसको हम अगर इनको ना ऐड करना चाहें आप, तो क्या कर सकते हैं, जितनी संख्याएं पूछे, जितनी संख्याएं, सबसे आसान तरीका ये भी कर सकते हैं, जितनी संख्याएं पूछी जा रही हैं, जैसे इसमें 6 संख्याएं पूछी गई, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर ना करना चाहें, ये भी सही है, अगर इसको आप ना करना चाहें तो जितनी संख्या पूछी जा रही है उसमें एक बढ़ा के ऐड कर दीजिएगा। जैसे 6 संख्या पूछी जा रही थी हमारी, हमसे कितनी संख्या, 6 संख्या पूछी जा रही थी, तो हमने इसमें एक ऐड कर दिया, तब भी कितना आया, 7 आया। तो ये अब ये मेथड भी अपना सकते हैं, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, आप इसको भी अपना लीजिएगा, ये भी सही है। तो 6 हमसे पूछी जा रही थी, 6 परिमेय संख्याएं, तो हमने उसमें एक ऐड कर दिया, तो 7। जो ये इसका मतलब ऐड करेंगे, जो योग आएगा उसको हमें क्या करना है, जो जो पूछा जा रहा है उसमें ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देनी है, ऊपर नीचे गुणा कर देनी है, जो वैल्यू आएगी। अब देखो पहली संख्या ये थी, अब जो वैल्यू आई, जो वैल्यू आई, ठीक है, अब उसमें हमें एक एक बढ़ाते चला जाना है, यहाँ तक पहुँच जाना है। ठीक है, तो हमने 21 के बाद 22 आता है, नीचे वही रहेगा, नीचे हमें चेंज नहीं करना है। ठीक, नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं है अब, क्योंकि नीचे हमने सब बराबर कर दिया। तो 21 थी तो 22/7 हुआ, 23/7 हुआ, 24/7 हुआ, 25 26/7, 27/7। तो हमारी ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। कोई भी पूछे, अभी 5 और 6 के भी पूछता, 4 परिमेय संख्याएं, तो आप क्या करते, 4 पूछता अगर तो 4 + 1 कर देते तो 5, तब आपको 5 को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो, परिमेय संख्या निकालना, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको हम रफ करते हैं। तो ऐसे अपने आप क्वेश्चन, क्योंकि आपकी जो ये प्रश्नावली है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्या करिएगा, अपने आप क्वेश्चन बना के सॉल्व करिएगा। जैसे इसमें दिया था 3 और 4 के बीच संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप क्या करें कि 5 और 6 के बीच निकाल दें। इसमें 6 पूछ रहा था, आप 4 निकाल दें। भाई क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्याएं दो संख्याओं की बहुत सारी होती हैं। ये हमारा जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है हमारा, ये
इसके अलावा भी आंसर आ सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या इनसे 6 से ज़्यादा भी हो सकती है ना, 2 के भी, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, तो परिमेय संख्या काफ़ी सारी हो सकती है। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो पूछ रहा है आपका तीसरा नंबर सवाल जो है, तीसरा सवाल आपका पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको नोट करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि इसमें देखो भिन्न के रूप में दे दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम प्रोसेस करना है, जैसे हमने उसमें किया था ऐसे ही हमको इसमें भी करना है। बस इसमें देखो क्या है कि इसमें जो हर दिए हैं वो बराबर दे दिए। ठीक है, अभी अगर इसमें हर बराबर नहीं होते तो हमको बराबर करने पड़ते। ठीक है, लेकिन इसमें बराबर दे दिए चूंकि, तो हमारे लिए और आसान हो गया। ठीक, तो हमको जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे सेम एग्जैक्ट इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 3/5 और 4/5 में हर समान है, हर समान है, अतः इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जितनी भी दें उसमें एक ऐड करके एक हमें वैल्यू प्राप्त होगी। तो जैसे 5 पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 5 + 1 बराबर कितना होगा, 6। तो सबसे पहले ये स्टेप हमने सेम किया पहले की जैसा, जितनी उसमें देखो 6 दी थी तो हमने 6 + 1 किया था, इसमें 5 दिया है तो 5 + 1 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 3/5 को नोट करना है और हमारा क्या है 4/5, सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने। अब देखो 6 आया, उसमें क्या आया था 7 आया था, तो हमने क्या किया था 7 को ऊपर नीचे गुणा किया था दोनों में। अब इसमें 6 आया है तो इसमें क्या करेंगे, 6 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों में। 6 को हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो हमें गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ, भाई गुणा किया हमने, 6 × 18 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया। अब अगर इसका हम करें तो 24 हो गया, और ये क्या हो गया, और 24 हो गया, और ये क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसको काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो आप देखो वही प्रोसेस करना है। मैंने क्या कहा था, जो इधर आएगा उसमें एक एक ऐड करते जाना, हमें नीचे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, नीचे जैसा दिया है वैसा ही पड़ा रहने देना। ठीक है, नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमें क्या 18 है, अब समझो 5 बोल रहा है तो 18 हमें इनके बीच की पूछ रहा है ना, तो हमें इनको तो शामिल नहीं करना पड़ेगा, इनके बीच की निकालनी है। तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30 कॉमा, 19 के बाद क्या आता है 20, 20/30 कॉमा, 20 के बाद क्या आता है 21, 21/30 कॉमा, 21 के बाद क्या आता है 22, 22/30, 22 के बाद क्या आता है 23, 23/30। तो हमारी ये क्या होंगी, 2 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। तो हमें 5 पूछ रहा था, हमने पाँचों
निकाल दी यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो देखो जैसा हमने पिछली बार के चाहे भिन्न में दिया हो चाहे जैसे भी दिया हो, हमें सेम प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले जितनी पूछे उसमें एक ऐड करो, जो नंबर आए उसको इन दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। उसमें जो प्राप्त होता है, जो पहली संख्या हो उसमें एक एक ऐड करते जाओ, जब तक ऐड करो जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाओ। 23 तक पहुँच गए, अब अगला आता है 24, तो 24 तो हमें शामिल नहीं करनी, उनके बीच की पूछनी थी, पूछता है, ठीक है। तो हमें 24 तो शामिल नहीं करना था, तो हमें ये 5 हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐड करते जाओ, जब तक जितनी पूछ रहा है उतनी ना आ जाए तब तक ऐड करते, और नीचे वाले से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक। नीचे वाला जैसा दिया है हमें वैसा सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हर बराबर था, अगर यहीं पे अगर ये बराबर ना होता, 5-5 ना होता या ये सेम डिजिट ना होते, तो हमें इनको बराबर करना पड़ता। जब इनको बराबर कर लेते उसके बाद फिर सेम प्रोसेस अपनाते, जब वो बराबर हो जाते हर, तो सेम प्रोसेस अपना के हमें सारी संख्याएं ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए और नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। आपको ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। पूरे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा और इसको नोट करिएगा, और बाकी अपने आप से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। जैसे इसमें 3/5 था, आप 6/5 कर दीजिएगा, 4/5 था, आप 8/5 कर दीजिएगा, उनके बीच 5 निकालना पूछ रहा था, आप 6 निकालिए, 7 निकालिए, ऐसे करके अपने आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो जिससे आपको क्या है, कॉन्सेप्ट जो हो जाए क्लियर हो जाए, एकदम दिमाग में आप बस जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका आखिरी सवाल होगा इस एक्सरसाइज का, और उसके बाद फिर हम आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम कल पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज का है। बहुत आसान सवाल है, आपको सेम कॉन्सेप्ट अपनाने हैं सब में, चाहे भिन्न में हो चाहे नॉर्मल संख्याएं हो, आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो मैंने बताया है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप में देखिए अगला क्वेश्चन सत्य असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको तो मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ कि पहला जो पूछ रहा है आप में, जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए आप अपनी बुक में, ठीक है। कि कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने अभी बताया था प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, एक बॉक्स बनाइए, देखो अभी आपको समझा रहा हूँ, ये बॉक्स। तो हमने क्या कहा था कि 1 से स्टार्ट, प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट करनी है, नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं, उसमें 0 शामिल नहीं करना था, 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सभी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं थी, मैंने बताया था ना प्राकृतिक संख्याएं। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्ण संख्याओं का बॉक्स बनाओ, ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं में क्या था, हमने 0 शामिल कर लेना था, बाकी संख्याएं सेम थी, 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या। ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, क्या है ये, पूर्ण संख्या है। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, सत्य है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, देखो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी वो सब पूर्ण संख्याओं में हैं या नहीं है, तो बोलोगे हैं, तो यह क्या हो गया, सत्य हो गया। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये क्या आपका सत्य हो गया, ठीक है। और इसको मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो भाई देखो प्राकृतिक संख्या जितनी थी वो सब इसमें भी हैं, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी पूर्ण संख्याएं भी होंगी, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अब दूसरा देखो इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर मैंने क्या बताया था भाई, देखो ये पूर्ण संख्या है, और पूर्णांक देखो, पूर्णांक क्या था, पूर्णांक था हमारा 1 2 3 4, इसमें क्या था, माइनस वाली भी संख्याएं आ रही थी, -1 -2 -4 -6 -7, ठीक है, और प्लस का 7, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें एक और प्लस संख्याएं थी, इसमें माइनस भी आ रही थी। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है,
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक भाई पूर्णांक ये हैं, पूर्णांक हैं ये, ठीक है। अब पूर्णांक में देखो माइनस भी आ रहा है, तो माइनस तो पूर्ण संख्या नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण संख्या में सारी प्लस की संख्याएं आती हैं। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई देखो पढ़ो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब इसमें देखो पूर्णांक में तो माइनस भी आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर क्या होगा, ये आपका होगा असत्य। ये क्या होगा, असत्य होगा। मतलब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या क्यों पॉजिटिव होती है, जबकि पूर्णांक में माइनस भी आता है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखो इसका तीसरा सवाल, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आखिरी सवाल हमें क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ऐसा ये असत्य है, ये असत्य है। क्योंकि परिमेय, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है भाई, पूर्ण संख्याओं में केवल पॉजिटिव वाले आते हैं। जैसे 1/2, जैसे हमारी 1 हो गई, ये भाई पूर्ण संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या भी है, ठीक है। 2 हो गई, ये पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन परिमेय संख्याओं में माइनस भी आते हैं, -2/3, -2/4, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में माइनस भी आते हैं, परिमेय संख्याओं में भिन्न भी आती हैं, परिमेय संख्याओं में हम पॉजिटिव की वैल्यू भी आती हैं। तो और लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल पॉजिटिव आते हैं, भिन्न वाला कोई नहीं आता, माइनस कोई नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी परिमेय संख्या होंगी जो पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में माइनस भी आता है, और माइनस कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये हमारा असत्य हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज में इतने ही 4 ही सवाल थे जो मैंने करा दिया है। बाकी फिर आप ये नोट कर लीजिएगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने सबको समझा दिया, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया एकदम डिटेल में, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी हाँ, एग्जाम्पल जो इसमें 1-2 बचे हैं, उदाहरण जो इससे पहले थे, वो आप सॉल्व करिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट होते, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगली एक्सरसाइज हम कल कराएंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज हम कल कराएंगे, और आप क्या करिएगा, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइएगा, और बाकी मैंने जो बताया ना, अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप से क्रिएट करते हैं, तो आपके जो माइंड में होता है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से फंसता है, कि आपने ही क्वेश्चन बनाया, आपने ही सॉल्व किया, तो आपको और अच्छी से जो होता है समझ में आएगा, ठीक है। और ये बाकी नोट कर लीजिएगा, और फिर अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होते हैं तो बाकी मैं तो यहाँ कराऊंगा ही प्रॉपर एक एक क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे, ठीक, ऐसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे डेली। और आप अगर कोई डाउट हो इसमें, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। बंद कर दो भाई।